नमस्कार दोस्तों। यह है कक्षा 11 की एनसीईआरटी की पॉलिटिकल की पाठ्यपुस्तक है। ठीक, इसमें अपन ने पहला पार्ट पढ़ लिया, दूसरा पार्ट पढ़ लिया, फिर चौथा पार्ट पढ़ लिया, है ना। है ना। और अब अभी ये पढ़ रहे हैं अध्याय 6 न्यायपालिका। ठीक, बहुत शानदार पाठ्यपुस्तक है और बहुत शानदार ही पाठ है और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो फैक्ट आएंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं अध्याय 6 न्यायपालिका। और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तथ्य होंगे उनको अच्छी तरह से देख लेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 6 न्यायपालिका। न्यायपालिका न्यायपालिका आमतौर पर न्यायालय को विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थानों के आपसी विवादों को सुलझाने वाले पंच के रूप में देखा जाता है, लेकिन न्यायपालिका कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कामों को भी अंजाम देती है। न्यायपालिका सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में शिक्षक के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलिक अधिकार वाले अध्याय में हम पढ़ ही चुके हैं कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्नीस सौ पचास से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में हम पढ़ ही चुके हैं कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद आएगा पढ़ने में इसमें। इस अध्याय को पढ़कर आप निम्नलिखित बातों को जान सकेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है ना, ये अब भी विवादास्पद है। अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका, संविधान की व्याख्या में न्यायपाल की भूमिका और भारत की संसद और न्यायपालिका की आपसी संबंध। ठीक, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? ठीक है, पढ़ते हैं। हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की स्वतंत्र सर्वोच्चता को सुनिश्चित करें। अच्छा, दोबारा देखते हैं। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूह के बीच और व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। उन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करें। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले सकें। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है? यह स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है? चल देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है। ये बहुत बढ़िया बात कह दी यहाँ पे। यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न लें। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कार्टून बूझें कोर्ट। एक प्रसिद्ध वकील होने के नाते आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि आपका बर्ताव खंड ख और उपखंड जी 18 को भारतीय दंड विधान की धारा 9 ख के साथ पढ़ने पर और इस तथ्य के बावजूद यह अदालत है
कृपया मुट्ठी बांध कर वैसे न करें। अच्छा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सीधे सरल शब्दों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग, विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए। विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए, ठीक, ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सकते। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। बताइए कार्यपालिका में निम्नलिखित में कौन कौन आते हैं। एक तो राष्ट्रपति है ना, और राष्ट्रपति 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 फिर संसद और मंत्रिपरिषद है ना। राज्य में राज्यपाल और विधानसभा, मंत्रिमंडल, ये मंत्रिपरिषद। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें। न्यायपालिका बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य करे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता करते स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्वता का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीति संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान है ना, संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। न्यायपालिका न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में न्यायपालिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। सही बात है। न्यायाधीशों का कार्यालय निश्चित होता है। वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थिति में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनके कार्यालय को कम नहीं किया जा सकता। कार्यालय की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय तथा भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित रहेगा। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। आई बात समझ में। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है। माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी और कोई उनकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकेगा। अच्छा, संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई यार। व्यक्तिगत न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत नहीं कर सकता, लेकिन
सार्वजनिक तो कर सकता है। हाँ, कोई उनकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकेगा। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय करती है। खुद करें खुद सीखें। अपनी कक्षा में निम्नलिखित विषयों पर वाद विवाद का आयोजन करें। आपकी राय में निम्नलिखित में से कौन कौन न्यायाधीशों के निर्णय को प्रभावित करते हैं? क्या आप इन्हें ठीक मानते हैं? न्यायाधीशों के निर्णय को। एक है संविधान, पहले लिए गए फैसले, अन्य अदालतों की राय। न्यायाधीशों के निर्णय को प्रभावित करते हैं संविधान, पहले लिए गए फैसले, अन्य अदालतों की राय, जनमत, मीडिया, कानून की परंपराएं, कानून, समय और कर्मचारियों की कमी, सार्वजनिक आलोचना का भय, कार्यपालिका द्वारा कार्रवाई का भय। सभी सही है। कार्यपालिका द्वारा कार्रवाई का भय, सार्वजनिक आलोचना का भय, समय और कर्मचारियों की कमी, कानून, कानून की परंपरा, मीडिया, जनमत, अन्य अदालतों की राय, पहले लिए गए फैसले, संविधान। न्यायाधीशों की नियुक्ति। चल ठीक है, इसको पढ़ते हैं। वह न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्विवाद नहीं रही है। यह राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन है। ठीक, और इसी प्रकार का एक कानून बनाया गया था कार्यपालिका के द्वारा, जब उसमें कहा गया कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी ना, उस एक कमेटी के द्वारा की जाएगी, उसमें प्रधानमंत्री मुख्य होगा। आई समझ में? तो ये अप्रत्यक्ष से एक तरह से ये कहा गया कि न्यायपालिका ने उसकी स्वतंत्रता, यहाँ पर उसकी सुरक्षा को खतरा है, यानी कि वह स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती। आई समझ? ये विधेयक पारित किया गया था और दोनों उनमें भी पास हो गया, लेकिन लास्ट में ये जो न्यायपालिका ने इसको रद्द कर दिया कि यह संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर उसको रद्द करना पड़ा था। चल ठीक, यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन है। इससे संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ सकता है। तो इसका मतलब क्या न्यायपालिका, आई बात समझ में, संविधान में बदलाव कर सकती है? कर सकती है, लेकिन मूल सिद्धांतों से छेड़खानी नहीं कर सकती। अगर न्यायपालिका अगर मूल सिद्धांतों से छेड़खानी करती है यहाँ, तो फिर उसको रोकने वाला कौन है? चलो आ जाएगा, आंसर आ गए हैं। न्यायाधीशों का राजनीतिक दर्शन क्या है? सक्रिय और मुखर। इसमें संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ सकता है। न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या है? सक्रिय और मुखर। न्यायपालिका के बारे में उसकी क्या राय है? नियंत्रित और प्रतिबंध। न्यायपालिका के विषय में उसके क्या विचार हैं? इन सब बातों का प्रभाव लागू किए जाने वाले कानूनों पर पड़ता है। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भाई बात ये आ रही है
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। एक तो 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फिर 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना, आई बात समझ में। 1973 में कौन थे? A.N. रे, और 75 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना, देखना है। और खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति H.A. बेग की नियुक्ति की गई। तो 1973 में था A.N. रे और 1975 में M.H. बेग। मेरा तो सिर चकरा रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोकतंत्र में आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक की आलोचना कर सकते हैं, न्यायाधीशों की क्यों नहीं? हाँ, ये बात तो सही है। और फिर यह अदालत की अवमानना क्या भला है? सही है। क्या मैं सवाल करूं तो मुझे अवमानना का दोषी माना जाएगा? सवाल नहीं, आप सवाल कर सकते हो, लेकिन बात व्यक्तिगत की है। तो ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि भाई ये व्यक्तिगत अवमानना है या फिर वैसी अवमानना है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्ति के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। फिर मुख्य न्यायाधीश से सलाह का क्या महत्व है? 1982 से 1998 के बीच यह विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। राष्ट्रपति को आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा। 4 वरिष्ठतम न्यायालयों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से अन्य 4 कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। ये बोलना चाह रहा है कि भाई है ना, कैसे चुना जाएगा मुख्य न्यायाधीश। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से, एक तो वो खुद और 4 वो सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित और इसमें से राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, यानी कि राष्ट्रपति को प्रस्तावित करेगा वो। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति की सिफारिश के संबंध में सार्वभौमिकता का सिद्धांत स्थापित किया। इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज़्यादा प्रभाव है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायाधीशों को पद से हटाना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफ़ी कठिन है। कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। क्या आपको याद है कि यह विशेष बहुमत क्या है? इसे हमने चुनाव वाले अध्याय में पढ़ा है। इससे स्पष्ट है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है और जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति नहीं हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। यह भी गौरतलब है कि जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास है। सहमति न हो तो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। यह भी गौरतलब है कि जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है नियुक्ति में, वहीं उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास है।
इसके अनुसार सुनिश्चित किया गया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे और शक्ति संतुलन बने रहे। अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया है। इस मामले में हालांकि 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, लेकिन न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका क्योंकि प्रस्ताव पर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त न हो सका। न्यायाधीश को हटाने का असफल प्रयास। 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी पर आरोप था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वित्तीय अनियमितताएं की। आई बात समझ में? 1991 की बात है। 108 सदस्यों ने न्यायमूर्ति वी रामास्वामी पर आरोप था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की। संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके एक वर्ष बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने न्यायमूर्ति वी रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते सार्वजनिक धन या निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन तथा पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने पर दोषी पाया। उच्च स्तरीय जांच समिति ने इतने कठोर आरोपों के बाद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध न हो सका। महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के जरूरी 2/3 मत तो पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया। अतः प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया। कचुआई का समझ में? दोबारा से ही ले लेते हैं। 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी पर आरोप था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की। संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके एक वर्ष बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उच्च स्तरीय समिति ने न्यायमूर्ति वी रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते सार्वजनिक धन का या निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन तथा पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया। इतने कठोर आरोपों के बाद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध नहीं हो सका। महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों की जरूरी 2/3 मत तो पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया। अतः प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिला। तो अब इसका मतलब क्या समझे अपन? भाई ये जो कमेटी बनी है ये कौन की बनी है ये बताइए पहला तो। ये जो कमेटी बनी है ये हटाने के लिए, ये सरकार की है या न्यायपालिका की है? ये सरकार की है, तभी तो भाई बहुमत प्राप्त नहीं मिला। वो महाभियोग हुआ था तब। समर्थन नहीं मिला। ठीक, कहाँ पूछे क्या समझे? न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है? क्या आपकी राय में कार्यपालिका के पास न्यायाधीशों को नियुक्ति करने की शक्ति होनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना चाहिए। यदि आपसे न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करने का सुझाव देने को कहा जाए तो आप क्या सुझाव देंगे? ठीक, कहाँ पहुँचे क्या समझे?
यदि आपसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव करने का सुझाव देने को कहा जाए तो आप क्या सुझाव देंगे? नहीं, ये तो नहीं होनी चाहिए भाई। न्यायपालिका को स्वतंत्र ही रखना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि उनको नियंत्रित नहीं किया जा सके। हर एक विभाग को नियंत्रित करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर एक को ज़्यादा पावर दे दी जाएगी तो वह स्वतंत्र व निरंकुश होने का चांस बनते हैं। फिर एक दूसरे के अधिकारों को प्रभावित किया जा सकता है। न्यायपालिका की संरचना। भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, या सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय नीचे क्षेत्र में देगा। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं। न्यायपालिका संरचना। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। सबसे ऊपर। फिर उच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। जिला अदालत जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। जिला अदालत। अधीनस्थ अदालत फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती है। अधीनस्थ अदालत फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती है। यह है भाई साहब। ठीक। अधीनस्थ अदालत, जिला अदालत, उच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। मेरा ख्याल है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में मंत्रिपरिषद की बात तो ज़्यादा तरजीह दी जानी चाहिए, या फिर यह मान ले कि न्यायपालिका अपनी नियुक्ति आप भी करने वाला निकाय है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अब न्यायपालिका की संरचना पढ़ ली। अब है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन यह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, यानी ये संविधान के तहत चलता है। भाई समझ में।
संविधान की बातों को नहीं तोड़ सकता और नहीं तोड़ने देता है। यह है इसका मेन काम। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार इम्पोर्टेंट है। मौलिक, अपीलीय, सलाहकारी। संघ और राज्यों के बीच के तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा। संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा, ठीक। मौलिक है। अपीली, दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना। सलाहकारी, जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना। रिट, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, उत्प्रेषण लेख तथा अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश 2 है ना, निषेधादेश 3, उत्प्रेषण लेख 4 तथा अधिकार परीक्षा। विशेष अधिकार, भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले का स्पेशल लेख, पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति। भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख, पिटीशन मतलब के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति। यह है भाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। मौलिक, अपीली, सलाहकारी। रिट, विशेष अधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं। ऊपर के चित्र में आपने देखा कि संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक एम्पायर या निर्णय की भूमिका देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। इनकी सुनवाई न तो उच्च न्यायालय और न ही अधीनस्थ न्यायालय में हो सकती है। अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। रिट संबंधित क्षेत्राधिकार। जैसा कि आपने मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में पढ़ा है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका के कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। मतलब समझ में को आई। लेकिन एक मिनट, सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं उच्च न्यायालय, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। अगर कार्यपालिका ने वो नहीं माने तो ऐसे थोड़ी है, मानना पड़ता है। अपीली क्षेत्राधिकार। अगर नहीं माना तो फिर कार्रवाई की जाएगी भारतीय कानून के तहत। हाँ, तो फिर मानेगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय या उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है। किसको देना पड़ता है? उच्च न्यायालय को।
अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा है। अगर फौजदारी मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे दे तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा न दें यदि किस मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा न दें तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर लें। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दे की दोबारा जांच करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं है जो निचली अदालतों ने समझा तो यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं है जो निचली अदालतों ने समझा तो सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णय को बदल सकता है तथा इसके साथ उन प्रावधानों की नई व्याख्या भी दे सकता है। उच्च न्यायालयों को भी अपने नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील क्षेत्राधिकार है। उच्च न्यायालयों को भी अपने नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीली क्षेत्राधिकार है। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए वैध है और नए राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को, यानी कोई भी प्रतिबंध नहीं है। कोई पे भी मानना न मानना उनकी इच्छा के ऊपर है, दोनों ही पक्षों की ओर। फिर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयोगिता है? इसकी दो मुख्य उपयोगिता है। पहली, इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय जान ले। इससे बाद में कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। एक तो ये। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। क्या यह बात अपने आप में मज़ेदार नहीं लगती कि सलाह देने वाले की मर्जी पर और उसके मानना या न मानना सलाह सुनने वाले की मर्जी पर निर्भर है? मैं तो यही सोचकर चल रहा था कि अदालत फैसला सुनाती है जिन्हें सबको मानना होता है। अनुच्छेद 137। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 137 संबंधित है। पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। यानी कि दोबारा से पुनरावलोकन कर सकती है अपने निर्णय की। एक 137 है ना। फिर 144, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। 144 अनुच्छेद 144 है, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। और अनुच्छेद 137 है, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसले को बदलने की इजाज़त क्यों दी गई है? क्या ऐसा यह मानकर किया गया है कि अदालत से भी चूक हो सकती है? क्या यह संभव है कि फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए जो खंडपीठ बैठी है उसमें वह न्यायाधीश भी शामिल हो जो फैसला सुनाने वाली खंडपीठ में था? मतलब दोबारा देख लें, सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसले को बदलने की इजाज़त क्यों दी गई है? ठीक, वही बात है ना, समझाया गया है सही तरीके से। क्या ऐसा यह मानकर किया गया कि अदालत से भी चूक हो सकती है? सही बात है। क्या यह संभव है कि फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए जो खंडपीठ बैठी है उसमें वह न्यायाधीश भी शामिल हो जो फैसला सुनाने वाली खंडपीठ में था? हाँ, हो सकता है। ठीक, कहाँ पहुँचे, क्या समझे? है ना। पिछले प्रश्न में दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ें। ये अनुच्छेद हमें भारत के न्यायपालिका की एकीकृत प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को समझने में मदद करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। उसके द्वारा दिए गए निर्णय संपूर्ण देश में लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों से वैध नहीं है और कभी भी उसकी समीक्षा कर सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले में भी वे स्वयं ही देखता है। अगर कुछ गलती हुई है तो वह खुद ही सुधारेगा। यह अधिकार उसके खुद के ही पास है। कहाँ पहुँचे, क्या समझे। चलो, निम्नलिखित दो सूचियों को सम्मिलित करें। बिहार और भारत सरकार के मध्य विवाद की सुनवाई कौन करेगा। बिहार और भारत सरकार के मध्य विवाद की सुनवाई कौन करेगा। ठीक। हरियाणा के जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी। बिहार और भारत सरकार के मध्य विवाद की सुनवाई कौन करेगा। सर्वोच्च न्यायालय करेगा। हरियाणा के जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी। हरियाणा के जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में की जाएगी। एकीकृत न्यायपालिका, किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करना, सम्मिलित करना है अपन को, है ना। सर्वोच्च न्यायालय एक में तो ये हो गया कौन सा 5, है ना। एक में तो हो गया 5। और हरियाणा के जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी। ये हो गया भाई साहब उच्च न्यायालय, है ना। और आगे लेना पड़ेगा एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका, ये समझ में नहीं आ रहा भाई। एकीकृत न्यायपालिका का क्या मतलब है। एकीकृत न्यायपालिका, न्यायिक पुनरीक्षण, चलो इसको कर देते हैं इसमें, ना। किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करना, ये सर्वोच्च न्यायालय करेगी। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इधर ये 4 है, इधर ये 6 है। जब इसका तो ये हो गया कौन सा, है ना। सर्वोच्च न्यायालय 5, हरियाणा का हो गया उच्च, है ना। और एकीकृत न्यायपालिका में हो गया क्या, न्यायिक पुनर्वीक्षण कर दिया। किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करना, इसमें क्या करें, ये मौलिक क्षेत्राधिकार है, ये इसमें यही आएगा कहीं में 4। न्यायिक सक्रियता, और थोड़ी रहा है कुछ। एक 144 संबंधित है। भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे, है ना। 137 उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन करने की शक्ति होगी। 137 पुनरावलोकन और 144 न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। फिर मौलिक क्षेत्राधिकार, आगे चलते हैं, है ना। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, इसको पढ़ते हैं। क्या आपने न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका के बारे में सुना है। आजकल न्यायपालिका पर चर्चा में इन दोनों शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है। अनेक लोगों का मानना है कि इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनमोन्मुखी बना दिया है। क्या आपने न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका के बारे में सुना है। आजकल न्यायपालिका पर चर्चा में इन दोनों शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है। अनेक लोगों का मानना है कि इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोन्मुखी बना दिया है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या
सामाजिक व्यवहार याचिका सोशल एक्शन लिटिगेशन रही है। SAL सामाजिक व्यवहार याचिका, जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। आखिर जनहित याचिका है क्या, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई? कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया। 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसमें पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। चूँकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, अतः इसे और ऐसे ही अन्य अनेक मुकदमों को जनहित याचिका का नाम दिया गया। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। इससे ऐसे मुकदमों की बाढ़ छा गई जिसमें जनसेवा की भावना रखने वाले नागरिकों तथा स्वयंसेवी संगठनों के अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा, लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की गई। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई है। जनहित याचिका, लेकिन इस पर फैसला लेना न नहीं लेना न्यायालय के हाथ में है। ऐसे नहीं है कि किसी ने जनहित याचिका लगा दी तो चल भाई, जितनी जनहित याचिका लगाई है तो उन सभी पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले। जो सभी के हितों को लेकर चल रही हो वही जनहित याचिका पे न्यायालय एक्शन लेती है। ठीक। 1979 डाक हड़ताल, कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। हड़ताल ऑर्डर क्या आप जानते हैं कि हाल के दिनों में न्यायपालिका ने बंद और हड़ताल को अपने फैसले में अवैध करार दिया है? किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर, है ना, ये पढ़ लिया अपन ने, सबसे प्रभावी साधन हो गई है। किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू कर दिया। इस तरह न्यायपालिका की यह नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई। किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू कर दिया। इस तरह न्यायपालिका की यह नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई। मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि जनहित याचिका का असली मतलब होता है निजी हित की याचिका। ऐसा क्यों भला? कुछ प्रारंभिक जनहित याचिकाएं इससे क्वेश्चन आ सकता है। 1979 में समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों के बारे में कुछ खबरें छपी। 1979 बिहारों की जेलों में कैदियों को काफ़ी लंबी अवधि से बंदी बनाकर रखा जा रहा था। जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यदि उसमें उन्हें सज़ा हो जाती तो भी वे उतनी लंबी अवधि के लिए कैद नहीं किए जा सकते। दोबारा देखते हैं। 1979 में समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों के बारे में कुछ खबरें छपी। बिहार की जेलों में कैदियों को काफ़ी लंबी अवधि से बंदी बनाकर रखा जा रहा था। ठीक है। जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यदि उसमें उन्हें सज़ा हो जाती तो वे उतनी लंबी अवधि के लिए कैद नहीं किए जा सकते थे।
इस खबर को आधार बनाकर वकील ने एक याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा चला। यह पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस मुकदमे को हुसैन नारा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता है। हुसैन नारा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता है। 1979। ठीक। हुसैन नारा। 1980 में तिहाड़ जेल के एक बंदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णा अय्यर को एक पत्र भेजा। इसमें बंदी को दी जाने वाली शारीरिक यातना का वर्णन किया गया था। न्यायाधीश ने उसे ही एक याचिका मान लिया। यद्यपि बाद में न्यायालय ने पत्रों को याचिका के रूप में स्वीकार करने की प्रथा समाप्त कर दी, लेकिन यह मुकदमा सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 के नाम से शुरुआती जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। ठीक। जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया है। शुद्ध हवा, पानी, अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार है। न्यायालय का मानना था कि समाज के सदस्य के रूप में अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्तियों को इंसाफ की गुहार लगाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त 1980 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायालय ने उन मामलों में भी रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिका दायर करने की इजाज़त दी। जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन, वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिकाएं दायर करने की इजाज़त दी। ठीक। यह बात जरूर याद रखें कि गरीबों की समस्याएं ऐसे लोगों की समस्याओं से गुणात्मक रूप से अलग है जिन पर अब तक अदालत का ध्यान रहा है। गरीबों को प्रति इंसाफ का अलग नज़रिया अपनाने की जरूरत है। यदि हम गरीबों के मामले में आंख मूंद कर इंसाफ की कोई प्रतिकूल प्रक्रिया अपनाते हैं तो वे कभी भी अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। न्यायमूर्ति भगवती। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बना भारत सरकार। समझ में नहीं आई बात। यह बात जरूर याद रखें कि गरीबों की समस्याओं ऐसे लोगों की समस्याओं से गुणात्मक रूप से अलग है जिन पर अब तक अदालत का ध्यान रहा है। गरीबों के प्रति इंसाफ का अलग नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। यदि हम गरीबों के मामले में आंख मूंद कर इंसाफ की कोई प्रतिकूल प्रक्रिया अपनाते हैं तो वे कभी भी अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। न्यायमूर्ति भगवती। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार 1984। मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि जनहित याचिका का असली मतलब होता है निजी हित की याचिका। ऐसा क्यों बोला? ठीक। न्यायिक सक्रियता। आगे चलते हैं। खुद करें, खुद सीखें। जनहित याचिका के माध्यम से दायर कम से कम एक मुकदमे का ब्यौरा जुटाएं और पता करें कि किस प्रकार उस मामले में जनता के हित की रक्षा हुई। मेरा ख्याल है कि न्यायिक सक्रियता का रिश्ता कार्यपालिका और विधायिका को यह बताने से है कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि विधायिका और कार्यपालिका ने भी फैसला सुनाना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है कि न्यायिक सक्रियता का रिश्ता कार्यपालिका और विधायिका को यह बताने से कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि विधायिका और कार्यपालिका ने भी फैसला सुनाना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? विधायिका और कार्यपालिका। न्यायिक सक्रियता का हमारा राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा। ठीक। है ना भाई? याचिका दायर करने की इजाज़त थी। न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा। इससे न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई। चुनाव प्रक्रिया को भी
इसने ज़्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया। न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय, शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया, जिससे लोगों की सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को चुनाव कर सकें। जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू भी है। इसमें न्यायालयों में काम का बोझ बढ़ गया है। दूसरे, न्यायिक सक्रियता में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला हो गया है। न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया है जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए। ये भी बात सही है भाई। मेरा ख्याल है कि न्याय के सक्रियता का रिश्ता कार्यपालिका और विधायिका को यह बताने से है कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि विधायिका और कार्यपालिका ने भी फैसला सुनाना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई। उदाहरण के लिए वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामले की जांच करना या चुनाव करना वास्तव में न्यायपालिका के काम नहीं है। उदाहरण के लिए वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना या चुनाव सुधार करना वास्तव में न्यायपालिका के कार्य नहीं है। ये सभी कार्य विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों के बीच पारस्परिक संतुलन रखना बहुत मुश्किल हो गया है। लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंच सकता है। एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करें। न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंच सकता है। ये सभी कार्य विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों के बीच पारस्परिक संतुलन रखना बहुत मुश्किल हो गया है। लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे की शक्तियों, क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। सही बात है। न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंच सकता है। आप एक न्यायाधीश है, ठीक। नागरिकों का एक समूह जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय जाकर प्रार्थना करता है कि वह शहर की नगरपालिका और अधिकारों की झुग्गी झोंपड़ियों हटाने और शहर को सुंदर बनाने का काम करने का आदेश दें, ताकि शहर में पूंजी निवेश करने वालों को आकर्षित किया जा सके। उनका तर्क है कि ऐसा करना जनहित में है। झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों का पक्ष है कि ऐसा करने पर उनके जीवन का अधिकार का हनन होगा। उनका तर्क है कि जनहित के लिए साफ सुथरे शहर के अधिकार से ज़्यादा जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि आप एक न्यायाधीश हैं। आप एक निर्णय लिखें और तय करें कि इस जनहित याचिका में जनहित का मुद्दा है या नहीं। क्वेश्चन शानदार है भाई। बात आ रही है, नागरिकों का एक समूह जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय जाकर प्रार्थना करता है कि वह शहर की नगरपालिका के अधिकारों को झुग्गी झोंपड़ियों हटाने और शहर को सुंदर बनाने का काम करने के आदेश दें, ताकि शहर में पूंजी निवेश करने वालों को आकर्षित किया जा सके। उनका तर्क है कि ऐसा करना जनहित में है। झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों का पक्ष है कि ऐसा करने पर उनके जीवन के अधिकार का हनन होगा। उनका तर्क है कि जनहित के लिए साफ सुथरे शहर के अधिकार से ज़्यादा जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि आप एक न्यायाधीश हैं। आप एक निर्णय लिखें और तय करें कि इस जनहित याचिका में जनहित का मुद्दा है या नहीं। वही जो गैरकानूनी रूप से बसे हुए हैं उनको दूसरी जगह विस्थापित किया जाए, ठीक है ना। और उनको विस्थापित करने के लिए ये जो नगरवासी है ये कुछ हेल्प करें या फिर व्यवस्था करें, ठीक है। फिर अपने शहर की खूब सफाई करें। भाई ऐसे थोड़ी है कि उनके अधिकार के लिए उनकी रोजी रोटी कोई छीन लिया जाए। भाई पहले उनकी व्यवस्था कर दीजिए आप, फिर अपना शहर को व्यवस्थित कीजिए।
न्यायपालिका और अधिकार। ठीक, न्यायपालिका और अधिकार हम पहले ही देख चुके हैं कि न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। संविधान ऐसी दो विधियों का वर्णन करता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकार की रक्षा कर सके। एक मिनट। न्यायपालिका और अधिकार हम पहले ही देख चुके हैं कि न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। संविधान ऐसी दो विधियों का वर्णन करता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके। पहला है यह अनेक रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है और परमादेश। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे आ सकता है। बताइए बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32। यहाँ पर अनुच्छेद 32 संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश। उच्च न्यायालयों को भी ऐसी रिट जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 226 के तहत। अच्छा, 226 संबंधित है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति। 32 है ना, और 226। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। अनुच्छेद 13। किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। हाँ, रोका भी गया है भाई, है ना। भाई संसद ऐसे थोड़ी है कि कोई कानून बना दिया और चलो उसको, अगर वो संविधान के विरुद्ध है तो उसको न्यायालय रोक भी सकती है। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13 में है ये वर्णन। ये दोनों प्रावधान, एक और सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा तथा दूसरी ओर संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं। उपयुक्त प्रावधानों में दूसरा प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। दूसरा प्रावधान, ठीक। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 13। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संभवतः न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच सकता है और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच सकता है और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारत में संविधान लिखित है और इसमें दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। इन तथ्यों के कारण भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग न होने पर यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसके अलावा हमने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अध्ययन करते समय देखा कि संघीय संबंधों के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऐसा करके वह किसी भी कानून को संविधान में निहित शक्ति के बंटवारे की योजना के विरुद्ध होने से रोकता है। शक्ति के बंटवारे की योजना होने से रोकता है। मान लीजिए कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाए और कुछ राज्यों को ऐसा लगे कि इस कानून का विषय तो राज्य सूची में है, तब वे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और यदि न्यायालय उनसे सहमत हो तो वह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा ऐसे किसी भी कानून का परीक्षण कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या संविधान में शक्ति विभाजन योजना के प्रतिकूल हो। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी लागू होती है। राज्यों की विधायिका, हाँ, जैसे कि संसद या विधानमंडल।
राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर लग संसद पे लागू नहीं होती, होती है संसद पे भी यार। रट जारी करने की और न्यायिक प्रलोभन की शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय को अंत्यतम शक्तिशाली बना देती है, ठीक है ना। न्यायिक प्रलोभनों की शक्ति का मतलब यह होगा कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। अनेक लोगों का मानना है कि इसके द्वारा न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की बढ़ोतरी की बढ़ोतरी की बढ़ोतरी बढ़ोतरी की है बढ़ोतरी की है। क्या आपको याद है कि अधिकार से संबंधित अध्याय में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार को उल्लेख किया। यह अधिकार बंधुआ मजदूरी और लोगों की खरीद फरोख्त और खतरनाक कामों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि जिन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है वे अदालत का दरवाज़ा कैसे खटखटाएं। जनहित याचिकाओं और न्यायिक स्वीकृतियों में न्यायालयों के लिए यह संभव हो पाया कि वे ऐसे उल्लंघनों के मामले पर विचार कर सकें। इससे न्यायालयों ने अनेक मुद्दों पर विचार किया, जैसे जेल के अंदर पुलिस द्वारा कैदियों की आंखें फोड़ना, जेल के अंदर पुलिस द्वारा कैदियों की आंखें फोड़ना, पत्थर की खदानों में काम करने की अमानवीय दशा, बच्चों का यौन शोषण आदि। इस प्रवृत्ति ने गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों को अर्थपूर्ण बना दिया है। सही है। कहाँ पहुँचे, क्या समझे। न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कब करता है। न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन और रिट में क्या फ़र्क है। न्यायालय, न्यायपालिका और संसद, पहले कुछ रहा है उसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि और भी अनेक देशों में जनहित याचिकाएं धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है। विश्व के अनेक न्यायालयों में, खासतौर से दक्षिण एशिया और अफ्रीका में, भारत की ही भांति न्यायिक सक्रियता का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जनहित याचिका का मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित किया गया है। जनहित याचिका को मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित किया गया है। अच्छा, इसका मतलब दक्षिण अफ्रीका का संविधान अपन से बढ़िया है। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में अब नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि वह संवैधानिक न्यायालय के सामने व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन का मामला उठा सके। दक्षिण अफ्रीका, सही है। मेरा ख्याल है कि मैं न्यायाधीश ही बनूं तो अच्छा है, फिर मुझे चुनाव और जनसमर्थन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और तब भी मेरे पास बहुत सी शक्तियाँ होगी। सही है। ठीक। रहा थोड़ी कुछ अब, ये पढ़ लिया है ना। और मेरा ख्याल है कि और न्यायपालिका और अधिकार, मेरा ख्याल है कि न्यायिक सक्रियता का रिश्ता कार्यपालिका और विधायिका को यह बताने से कि उन्हें क्या करना चाहिए यदि विधायिका और कार्यपालिका ने भी फैसला, ये तो पढ़ लिया अपन ने, खुद करें खुद सीखें। चल ठीक, आगे चलते हैं। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980। न्यायपालिका और संसद, कितना रहा है पाठ। न्यायपालिका और संसद हो गया, और क्या है। न्यायपालिका और संसद। न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई ही है। राजनीतिक व्यवहार बर्ताव से संविधान को ठेगा दिखाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया है। राजनीतिक व्यवहार बर्ताव से संविधान को ठेगा दिखाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया है।
इसी कारण जो विषय पहले न्यायिक पूर्वावलोकन के दायरे में नहीं थे उन्हें भी अब इस दायरे में ले लिया गया है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ, उन्हें भी अब इस दायरे में ले लिया है, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ। सही है। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए। जैसे उसने हवाला मामले, नरसिंहराम मामले और पेट्रोल पंपों के अवैध आवंटन जैसे अनेक मामलों में सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दिया कि वह भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करें। आपने इनमें से कुछ के बारे में सुना होगा। इनमें से कई उदाहरण न्यायिक सक्रियता के परिणाम है। भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध तथा संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध तथा संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित। इसका मतलब यह है कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है। कार्यपालिका उन्हें लागू करने तथा न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल है। इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीतिक विशेषता रही है। एक मिनट, दोबारा से ऊपर होकर जा रही है भाई। भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध तथा संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है। कार्यपालिका उन्हें लागू करने तथा न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानूनों संविधान के अनुकूल है। इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संसद, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। हमने संपत्ति के अधिकार और संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में संसद और न्यायपालिका के बीच हुए टकराव को पीछे ले किया है। आइए इसे एक बार फिर दोहरा लें। संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया। संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया। संसद संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी। जिससे भूमि सुधारों को लागू किया जा सके। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। सही है, मौलिक अधिकारों में छेड़खानी नहीं। संसद ने तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। हाँ, ऐसे थोड़ी है कि भाई तुम जैसे कि जिसे कानून बना के संशोधन कर दोगे, ऐसे नहीं है भाई। संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। संसद और न्यायपालिका के बीच विवादों के केंद्र में निम्नलिखित मुद्दे थे। निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है? मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है? संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है? सब शानदार है। क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करें? नहीं, मौलिक अधिकार प्रतिबंधित नहीं होंगे। जहां न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की जरूरत पर कोई दो राय नहीं हो सकती, वहीं हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को भी याद रखना जरूरी है। स्वतंत्रता के सिद्धांत को उस स्तर तक नहीं ले जाया जाना चाहिए
जहाँ वे आस्था का स्थान ले लें, अन्यथा न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के काम भी अपने हाथ में ले लेने वाली एक अतिवादी संस्था की तरह काम करने लगेगी। न्यायपालिका का काम संविधान की व्याख्या करना या अधिकारों के बारे में चल रहे विवादों को हल करना है। सही बात है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, संविधान सभा के बाद है बात, 23 नवंबर 1949। ये नहीं कि भाई न्यायपालिका ही करने लग गई सब कुछ। भाई सब अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई चल न्यायपालिका गलत कर रही है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। संसद द्वारा कानून बना के उसको रोका जा सकता है, लेकिन कानून सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संविधान के मूल ढांचे में ही परिवर्तन कर दे। 1967 से 73 के बीच यह विवाद काफ़ी गहरा गया। भूमि सुधार कानूनों के अतिरिक्त निवारक नज़रबंदी कानून, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम और अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून आदि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद हुए। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। ठीक, क्या दिया? यह केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध है। यह आ चुका है क्वेश्चन। केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध है। इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान संशोधन द्वारा भी उस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। न्यायालय ने जो और काम किए, संपत्ति के अधिकार के विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है और इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। अच्छा, कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं, ठीक, यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। सही बात है कि भाई ये अपना एरिया का मामला है, इसमें अपन ही कर सकते हैं और अपना एरिया ये है, तुम्हारा एरिया ये है, उसमें तुम कर सकते हो। आई समझ में? ये नहीं है कि तुम तुम्हारे कार्य के द्वारा हमारे एरिया के कामों को डिस्टर्ब करो, कैसे भी समझ सकते हैं। व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है 1973 है। कौन सा है? केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार। इस निर्णय ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति ही बदल दी। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से 1979 में हटा दिया गया और इससे शासन के इन दो अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति बदल गई। 1979 में हटा दिया गया और इससे शासन के इन दो अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति बदल गई। फिर भी इन दोनों के बीच विवाद के कुछ बिंदु बचे हैं, जैसे क्या न्यायपालिका विधायिका की कार्यवाही का नियमन और उसमें हस्तक्षेप कर उसे नियंत्रित कर सकती है। न्यायपालिका विधायिका की कार्रवाई का नियमन और उसमें हस्तक्षेप कर उसे नियंत्रित कर सकती है। संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों को व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। ठीक, संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्य को दंडित करने का अधिकार है। जो व्यक्ति विधायिका के विशेषाधिकार का हनन का दोषी हो, क्या वह न्यायालय की शरण ले सकता है? यार बात तो सही है, लेकिन थोड़ी बहुत दोबारा पढ़ते हैं इसको यहाँ से। फिर भी इन दोनों के बीच विवाद के कुछ बिंदु बचे हैं, जैसे क्या
न्यायपालिका विधायिका की कार्रवाई का नियमन और उसमें हस्तक्षेप कर उसे नियंत्रित कर सकती है। विधायिका संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्य को दंडित करने का अधिकार है। जो व्यक्ति विधायिका के विशेषाधिकार का हनन का दोषी हो, क्या वह न्यायालय की शरण ले सकता है? सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध में सदन द्वारा यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो क्या वह सदस्य न्यायालय से शिक्षा प्राप्त कर सकता है? ये मुद्दे अभी भी सुलझ नहीं पाए हैं और दोनों के बीच विवाद का विषय बने रहते हैं। इसी प्रकार संविधान यह व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। संविधान यह व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन अनेक अवसरों पर संसद और राज्यों की विधानसभाओं में न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई है। इसी प्रकार न्यायालय ने भी अनेक अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है और उन्हें अनेक विधायिक कार्यों के संबंध में निर्देश दिए हैं। ठीक, विधायिका इसे संसदीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखती है। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी अनेक अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है और उन्हें उनके विधायी कार्यों के संबंध में निर्देश दिए हैं। विधायिका इसे संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखती है। सही है भाई, फिक्स नहीं है, इस वजह से विवाद होते हैं। इन मुद्दे से यह स्पष्ट होता है कि सरकार के किन्हीं दो अंगों के बीच संतुलन कितना संवेदनशील है और लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति समान वर्तन कितना जरूरी है। कहाँ पूछे क्या समझे। न्यायपालिका संसद के बीच टकराव के मुद्दे रहे हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, संसद के द्वारा संविधान संशोधन का दायरा, संसद द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, संसद के द्वारा संविधान संशोधन का दायरा, संसद द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप। कार्टून बूझें। आखिर मैं बाइज्जत पर होगा, डरावने सपने जैसा था यह सब कुछ। अब मैं कभी भी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होऊंगा, कसम से। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में न्यायपालिका किस तरह सक्रिय रहती है। अब है निष्कर्ष। इस अध्याय में आपने अपनी लोकतांत्रिक संरचना में न्यायपालिका की भूमिका का अध्ययन किया। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच समय समय पर उठने वाले विवादों के बावजूद न्यायपालिका की साख बड़ी है। न्यायपालिका से कुछ और भी अपेक्षाएं हैं। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच समय समय पर उठने वाले विवादों के बावजूद न्यायपालिका की साख बड़ी है। न्यायपालिका से कुछ और भी अपेक्षाएं हैं। आम आदमी को आश्चर्य होता है कि किस आसानी से अनेक दोषी लोग न्यायपालिका से बेदाग बरी हो जाते हैं। कैसे धनी और दबंगों के असर में गवाह अपने बयान से मुकर जाते हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में स्वयं न्यायपालिका भी चिंतित है। इस अध्याय में आपने देखा कि भारत में न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली संस्था है। इस शक्ति ने बड़े आश्चर्य, बहुत ही आशाओं को जन्म दिया है। भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है। अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की नई व्याख्याएं दी है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है। जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा, लोकतंत्र वास्तव में विधायिका न्यायपालिका के बीच
एक अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है। ये बात सही है भाई। जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा, लोकतंत्र वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका है ना, विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है और इन दोनों को संविधान की सीमाओं के अंदर ही रहकर कार्य करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट को सांसदों के निष्कासन मामले में दखल का हक नहीं। सही है। स्कूली शिक्षकों की अपेक्षा से हाई कोर्ट नाराज। पारिश्रमिक और उचित सम्मान दे दिल्ली सरकार। नियुक्तियों के मामले में न्यायपालिका को कोई दखल नहीं। हाई कोर्ट। प्रश्नावली। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से बेमेल को उसे चाटें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं? उसे चाटें। निम्न में से जो बेमेल है उसे चाटें। हैं ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय चल ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से चल चला लो तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायाधीशों को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं। न्यायाधीशों को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे आयु हो चाहे उम्र हो, न्यायाधीशों को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु में पहले नहीं हटाया जाता। यानी कि वो है वो 65 वर्ष आयु उसके अनुसार हटाया जाता है ना। अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं हटाया। न्यायाधीशों को मूल अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं हटाया जाता। हाँ सही है। और क्या कोई टाइम है 62 या 65 जितनी उम्र है जिससे पहले नहीं हटाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला नहीं किया जा सकता है यार, किया जा सकता है, ये गलत है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की दखल नहीं है। हाँ, न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की दखल नहीं है। नहीं, दखल है, मंत्रिपरिषद की सलाह वगैरह से लेते हैं ना, अपन पे नहीं आता यार। जब सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाए, ये सही है। न्यायाधीशों को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं हटाया जा सकता। हाँ, नहीं हटाया जा सकता अवकाश, चाहे 62-65 उम्र हो, वो वाला सिस्टम है ना, जो भी पहले हो उसके अनुसार हटाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे न्यायालय में नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। नहीं, ये गलत है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की दखल नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में दखल है संसद की, ठीक है ना, दखल है न्यायाधीशों की नियुक्ति में। यहाँ पर नहीं है तो भाई जैसे कि वो मंत्रिपरिषद होती है, नहीं, न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद की दखल नहीं है, नहीं है, ये सही है ना, अलग डिपार्टमेंट है। क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है? अपना उत्तर अधिकतम। यार ये तो बढ़िया है भाई।
जवाबदेह होने चाहिए भाई। किसके प्रति जवाबदेह है भाई? उसको देखने वाला कौन है? अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है तो संविधान में तो लिखा हुआ है, अगर उसके खिलाफ है तो वो गलत है। लेकिन जवाबदेह तो नहीं है ना, उसके ऊपर तो नहीं है कोई। संसद के प्रति है क्या जवाबदेह? नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं? नीचे दी गई समाचार रिपोर्ट पढ़ें, उन्हें निम्नलिखित पहलुओं की पहचान करें। मामला किस बारे में है? इस मामले में लाभार्थी कौन है? इस मामले में फरियादी कौन है? सोचकर बताएं कि कंपनी की तरफ से कौन कौन से तर्क दिए जाएंगे, किसानों की तरफ से कौन कौन से तर्क दिए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिलायंस से दहानू के किसानों को 300 करोड़ रुपए देने को कहा। निजी कॉर्पोरेट ब्यूरो 24 मार्च 2005 मुंबई। सर्वोच्च न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्री से मुंबई के बाहरी इलाके दहानू में चीकू फल उगाने वाले किसानों को 300 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। चीकू उत्पादक किसानों ने अदालत में रिलायंस के ताप ऊर्जा संयंत्र से होने वाले प्रदूषण के विरुद्ध अर्जी दी थी। अदालत ने इसी मामले में अपना फैसला सुनाया। दहानू मुंबई से 150 किमी दूर है। एक दशक पहले तक इस इलाके की अर्थव्यवस्था खेती और बागवानी की बुते आत्मनिर्भर थी और दहानू की प्रसिद्धि यहाँ के मछली पालन तथा जंगलों के कारण थी। सन 1989 में इस इलाके में ताप ऊर्जा संयंत्र चालू हुआ और उसी के साथ शुरू हुआ इस इलाके की बर्बादी। अगले साल इस उपजाऊ क्षेत्र की फसल पहली दफ़ा मारी गई। कभी महाराष्ट्र के लिए फसलों का टोकरा रहे दहानू की अब 90% फसल समाप्त हो चुकी है। कभी महाराष्ट्र के लिए फलों का टोकरा रही दहानू की अब 70% फसल समाप्त हो चुकी है। मछली पालन बंद हो गया है, जंगल विरल होने लगे हैं। किसानों को पर्यावरणों का कहना है कि ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाली राख खतरनाक होती है भाई, भूमिगत जल में प्रवेश कर जाती है और पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रदूषित हो जाता है। दहानू ताल का पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण ने ताप ऊर्जा संयंत्रों को प्रदूषण नियंत्रण की इकाई स्थापित करने का आदेश दिया था ताकि सल्फर या उत्सर्जन कम हो सके। सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्राधिकरण के आदेश के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। इसके बावजूद सन 2002 तक प्रदूषण नियंत्रण का संयंत्र स्थापित नहीं हुआ। सन 2003 में रिलायंस ने ताप ऊर्जा संयंत्र को हासिल किया और सन 2004 में उसने प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाने की योजना के बारे में एक खाका प्रस्तुत किया। प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र चूंकि अब भी स्थापित नहीं हुआ था, इसलिए दहानू ताल का पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण ने रिलायंस से 300 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने को कहा। नीचे की समाचार रिपोर्ट पढ़ें और चिन्हित करें कि रिपोर्ट में किस किस स्तर की सरकार सक्रिय दिखाई देती है। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की निशानदेही करें। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामकाज की कौन सी बातें आप इसमें पहचान सकते हैं? इस प्रकरण में संबद्ध नीतिगत मुद्दे, कानून बनाने से संबंधित बातें, क्रियान्वयन तथा कानून की व्याख्या से जुड़ी बातों की पहचान करें। ठीक, इस प्रकरण से संबद्ध नीतिगत मुद्दे, कानून बनाने से संबंधित बातें, क्रियान्वयन तथा कानून की व्याख्या से जुड़ी बातों की पहचान करें। CNG मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार एक साथ। स्टाफ रिपोर्ट द हिंदू सितंबर 23, 2001। राजधानी के सभी गैर CNG व्यावसायिक वाहनों को यातायात से बाहर करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार संयुक्त रूप से सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेंगे।
दोनों सरकारों में इस बात की सहमति हुई। दिल्ली और केंद्र की सरकार ने पूरी परिवहन व्यवस्था को एकल ईंधन प्रणाली से चलाने के बजाय दोहरे ईंधन प्रणाली से चलाने के बारे में नीति बनाने का फैसला किया, क्योंकि एकल ईंधन प्रणाली खतरों से भरी है। एकल ईंधन प्रणाली खतरों से भरी है और इसके परिणामस्वरूप विनाश हो सकता है। राजधानी के निजी वाहन धारकों ने सीएनजी के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने का फैसला किया है। दोनों सरकारें राजधानी में 0.05% निम्न सल्फर डीजल से बसों को चलाने की अनुमति देने के बारे में दबाव डालेगी। इसके अतिरिक्त अदालत से कहा जाए कि जो व्यावसायिक वाहन यूरो 2 मानों को पूरा करते हैं उन्हें महानगर में चलने की अनुमति दी जाए। हालांकि केंद्र और दिल्ली सरकार अलग अलग हलफनामा दायर करेंगे, लेकिन इनमें समान बिंदुओं को उठाया जाएगा। केंद्र सरकार सीएनजी के मसले पर दिल्ली सरकार के पक्ष को अपना समर्थन देगी। दिल्ली की मंत्री शीला दीक्षित और केंद्रीय पेट्रोल एवं प्राकृतिक मंत्री श्री राम नाईक के बीच हुई बैठक में ये फैसले लिए गए। श्रीमती शीला दीक्षित ने कहा कि केंद्र सरकार अदालत से विनती करेगी कि डॉक्टर R.A. मिसलर की अगुवाई में गठित उच्च स्तरीय समिति को ध्यान में रखते हुए अदालत बसों को सीएनजी में बदलने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दे, क्योंकि 10,000 बसों को निर्धारित समय में सीएनजी में बदल पाना असंभव है। डॉक्टर मेजलिकर की अध्यक्षता में गठित समिति ने पूरे देश के ऑटो ईंधन नीति का सुझाव देगी। उम्मीद है कि वह समिति 6 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत के निर्देशों पर अमल करने के लिए समय की जरूरत है। इस मसले पर समग्र दृष्टि अपनाने की बात कहते हुए श्रीमती दीक्षित ने बताया, सीएनजी से चलने वाले वाहनों की संख्या, सीएनजी की आपूर्ति करने वाले स्टेशनों पर लगी लंबी कतार की समाप्ति, दिल्ली के लिए पर्याप्त मात्रा में सीएनजी ईंधन जुटाने तथा अदालत के निर्देशों को अमल में लाने के तरीके और साधनों पर एक साथ ध्यान दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सीएनजी के अतिरिक्त किसी अन्य ईंधन से महानगर में बसों को चलाने की अपनी मनाही में छूट देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अदालत का कहना था कि टैक्सी और ऑटो रिक्शा के लिए भी सिर्फ सीएनजी इस्तेमाल किया जाए। इस बात पर उसने कभी भी जोर नहीं डाला। श्री राम नाईक का कहना था कि केंद्र सरकार सल्फर की कम मात्रा वाले डीजल से बसों को चलाने की अनुमति देने के बारे में अदालत से कहेगी, क्योंकि पूरी यातायात व्यवस्था को सीएनजी पर निर्भर करना खतरनाक हो सकता है। राजधानी में सीएनजी की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए होती है और इसमें किसी किस्म की बाधा आने पर पूरी सार्वजनिक यातायात प्रणाली अस्त व्यस्त हो जाएगी। निम्नलिखित कथन इक्वाडोर के बारे में है। इस उदाहरण और भारत की न्यायपालिका के बीच अब क्या समानता अथवा असमानता पाते हैं? सामान्य कानूनों की कोई संहिता अथवा पहले सुनाया गया कोई न्यायिक फैसला मौजूद होता तो पत्रकार के अधिकारों को स्पष्ट करने में मदद मिलती। दुर्भाग्य से इक्वाडोर की अदालत इस रीति से काम नहीं करती। पिछले मामलों में उच्चतम अदालत ने न्यायाधीशों ने जो फैसले दिए हैं उन्हें कोई न्यायाधीश उदाहरण के रूप में मानने के लिए वैध नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत इक्वाडोर अथवा दक्षिण अमेरिका में किसी और देश में जिस न्यायाधीश के सामने अपील की गई उसे अपना फैसला और उसका कानूनी आधार लिखित रूप में नहीं देना होता। कोई न्यायाधीश आज एक मामले में कोई फैसला सुनाकर कल उसी मामले में दूसरा फैसला दे सकता है और इसमें उसे यह बताने की जरूरत नहीं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। अच्छा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमल में लाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्राधिकार मसलन मूल अपीली परामर्शकारी से उनका मिलान कीजिए। सरकार जानना चाहती है कि क्या वह पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के निवासियों की नागरिकता के संबंध में कानून पारित कर सकती है। ठीक। कावेरी नदी के जल विवाद के समाधान के लिए तमिलनाडु सरकार अदालत की शरण लेना चाहती है। ये आ चुका है क्वेश्चन कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। बाढ़ स्थल से हटाए जाने के विरुद्ध लोगों द्वारा की गई अपील को अदालत ने ठुकरा दिया।
जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है? क्या आप मानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में न्यायपालिका और कार्यपालिका में विरोध पनप सकता है? क्यों? क्या आप मानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में न्यायपालिका और कार्यपालिका में विरोध पनप सकता है? क्यों? न्यायिक प्रक्रिया मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से किस रूप में जुड़ी है? क्या इससे मौलिक अधिकारों के विषय क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिली है? ठीक। न्यायिक प्रक्रिया मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से किस रूप में जुड़ी है? क्या इससे मौलिक अधिकारों के विषय क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिली है? ठीक, ये संवाद है, इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो एक बार पूरा पाठ को देख लेते हैं। चलो ना, जाने दे। जहाँ न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की जरूरत है, पर कोई दो राय नहीं हो सकती, वहीं हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को भी याद रखना जरूरी है। स्वतंत्रता के सिद्धांत को उस स्तर तक नहीं ले जाना चाहिए जहाँ वह आस्था का स्थान ले ले, अन्यथा न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के काम भी अपने हाथ में ले लेने वाली एक अतिवादी संस्था की तरह काम करने लगेगी। न्यायपालिका का काम संविधान की व्याख्या करना या अधिकारों के बारे में चल रहे विवादों को हल करना है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।